हेलो फ्रेंड, मैं हूं जी के जायसवाल और स्वागत है आपका विचारों की टपरी में। सोचा था कि पूरा जनवरी महीना जो है आइसोलेशन में रहूंगा, क्योंकि काफ़ी ठंडक होती है तो ये मेरे लिए काफ़ी दिक्कत करती है। बट अभी 2026 में जो भी हो रहा है, तो मुझे उन चचा की बात याद आ रही है जिन्होंने बोला था कि 2026 में तो दुनिया ख़त्म हो रही है। सिचुएशन भी कुछ ऐसी लग रही है कि शायद कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं किसी देश से परमाणु बम की शुरुआत ना हो जाए। कुछ बातें थी जिन पे बिना बात किए रहा नहीं जा रहा था। मुझे लग रहा था उन पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान की बर्दाश्त की एक सीमा होती है और अभी टाइम थोड़ा ओवर होता जा रहा था। तो जनवरी ख़त्म होने से पहले मैं आपके सामने आ गया हूँ, तो आइए बात कर लेते हैं। इस समय जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है वो है ट्रम्प की न्यूज़। मुझे लगता है कि शायद ट्रम्प सबसे बेहतरीन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। भाई साहब का जब मन जो करता है तब वो करते हैं। कोई भी कभी भी न्यूज़ अपडेट कर देते हैं, खुद का एआई बनाते हैं और डाल देते हैं। उन्होंने अचानक से वेनेजुएला पे हमला, कहना शायद गलत होगा, रात को चुपके से जाके शायद उस देश के कुछ सिपाहियों की भी प्लानिंग रही होगी, जो भी जिसकी जो साजिश रही हो, उन्होंने उस देश के नेता को उठा लिया, उस देश के राष्ट्रपति को वहाँ से उठा लिया। कहने का मतलब है उनका जब भी जो मन करता है वो कर लेते हैं। उनका मूड हुआ कि वेनेजुएला से उनके प्रेसिडेंट को उठा लेना है, उन्होंने उठा लिया। रीज़न क्या दिया कि हम जो हैं ये ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, इन्होंने अमेरिका में भी ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इस चक्कर में हम उनको उठा रहे हैं। बल्कि रियल रीज़न सबको पता है। एक पॉइंट था तेल का। ट्रम्प को राष्ट्रपति बनाने में जितने भी अमेरिका की तेल कंपनियों ने पैसा लगाया था, क्योंकि ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, सीधी सी बात है, तो जितने भी तेल कंपनी ने पैसा लगाया था, अब उसका उन्हें रिफंड तो देना ही है। तो फिर उसने इसी चक्कर में वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा लिया, क्योंकि जब तक वो प्रेसिडेंट था वहाँ पे, तब तक वहाँ से वो तेल नहीं निकाल सकते थे। लेकिन अब उनके लिए ये काम काफ़ी ईजी हो गया है। ऐसा नहीं है कि वहाँ का प्रेसिडेंट काफ़ी अच्छा इंसान था, काफ़ी क्राइम भी उसका भी हाथ था, लेकिन ये एक तरह की मनमानी है कि किसी भी देश के प्रेसिडेंट को आप सीधे उठा लेते हैं। पहले वहाँ पर इतने जो है दंगे करवाते हैं, उसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति को वहाँ से उठवा लेते हैं। सीधी सी बात है। और ये कई जगह कर रहे हैं। आप नेपाल ले लो, बांग्लादेश ले लो, अभी ईरान ले लो, ठीक है। पर ईरान की तो समस्या मान भी सकते हैं, वहाँ पे स्थितियाँ ऐसी हैं कि वहाँ की जनता काफ़ी त्रस्त है। और भी और आगे बात करते हैं। फिर उन्होंने बोला हमको ग्रीनलैंड चाहिए। अब ग्रीनलैंड पे इनका हाथ है कि हमको ग्रीनलैंड हर हाल में चाहिए, उनका उस पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उन्होंने मूड बना लिया है कि ग्रीनलैंड हमको चाहिए तो हमको चाहिए, बस। कोई नियम कानून नहीं। सीधा सा उस बंदे का एक नियम है कि अगर आपकी कोई वस्तु है, वो वस्तु मेरी नहीं है, वो वस्तु आपकी है और वो मुझे वो चीज़ चाहिए, उसको लेने अगर आप या तो आप मुझे उसे दीजिए, या तो वो आप पे 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना आप पे टैरिफ लगा देंगे वो। अभी जल्दी में उन्होंने एकदम प्लान बना लिया था ईरान पे हमला करने का, और उस पे काफ़ी न्यूज़ चली थी। पर मुझे मुझे कंफर्म था कि वो हमला तो नहीं करेगा, क्योंकि वेनेजुएला जो है वो एक कमज़ोर राष्ट्र है। उनके पास ऐसी कोई सैन्य शक्ति भी नहीं है, ना ही कि ऐसे कोई हथियार हैं कि वो वहाँ पे जाके आक्रमण करें। पर ईरान की कहानी थोड़ी अलग है। माना उसके पास परमाणु बम नहीं है, लेकिन हथियारों की उसके पास कोई कमी नहीं है और काफ़ी मुस्लिम देश जो हैं उसका सपोर्ट भी करते हैं। ऐसी स्थिति में उस पे तो हमला वो नहीं कर सकते थे। वो अलग बात है, वहाँ का जो भी राष्ट्रपति है, वो एकदम अत्याचार की जो है सारी सीमा पार कर चुका है वहाँ के लोगों पर। कि अगले पॉइंट में हम इस पे भी बात करेंगे। आपको एक ज़माने में हिटलर की याद होगा। वो बंदे ने बस सोच लिया था कि हाँ, सबसे शक्तिशाली हम ही हैं, सबसे उच्च कोटि के हम ही हैं, तो बाकी सबको ख़त्म कर दो और सारे देशों पे, सारी दुनिया पे कब्जा कर लो। कुछ कुछ यही मंशा जो है मुझे ट्रम्प की भी लग रही है।
और आने वाले समय में ऐसा हो जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक बहुत ही शक्तिशाली देश है। आज के समय में चीन, रसिया, इन सबसे काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली देश जो है वो अमेरिका ही है। रशिया ने अपनी काफ़ी शक्ति जो है यूक्रेन से भिड़ते-भिड़ते खो दी। पर अमेरिका ऐसी चीज़ों में दिमाग से चलता है वो। तो अब देखते हैं आगे वो क्या करता है। पर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सबके होने के कारण क्या है? शायद वो एक अच्छा राष्ट्रपति है, अपने देश को थोड़ा बढ़ाना चाह रहा है या अन्य देशों पे विजय पाना चाह रहा है। ये देशभक्ति ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके साधारण से कुछ जो है इनके पॉइंट हैं। फर्स्ट ये था कि इनको भैया नोबेल पुरस्कार चाहिए था, जो नहीं मिला इनको। इस चक्कर में काफ़ी चिढ़े हुए हैं। और दूसरा है एप्स्टाइन फाइल। उसमें इनके काफ़ी राज जो हैं खोले गए हैं। कैसी नाबालिग लड़कियों के साथ इन्होंने बदसलूकी की है। एक तरीके आप रेप केस ही मान लो उन चीज़ों को। ठीक है, काफ़ी इसकी फ़ोटोज़ भी वायरल हुई हैं। बस इन सब चीज़ों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही वो सारे ये कार्य कर रहे हैं। एक से एक बार वो खेला खेलते जा रहे हैं। इसका अंत कहाँ पे होगा वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, अगर चीज़ें नहीं रुकी तो यह पक्का है कि थर्ड वर्ल्ड वार शुरू होने में कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत परमाणु बम से ना हो, लेकिन अन्य घातक हथियारों से शुरू होगा और शायद ये अंत इसका परमाणु बम पे होगा। तो अगर ट्रंप अभी भी नहीं सुधरे, उन्होंने अब सही निर्णय नहीं लिए, तो इसका जो उन्हें भुगतान करना पड़ेगा वो बहुत भारी होगा। और मैं कह सकता हूँ इतिहास में सबसे शायद घटिया प्रेसिडेंट के रूप में अगर किसी को याद रखा जाएगा वो ट्रंप को ही रखा जाएगा। अमेरिका के इतिहास में तो स्वाभाविक सी बात है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या ही होता है। इस पे काफ़ी बातें हो रही हैं। अब अगर संक्षिप्त में देखना चाहें तो आप बहुत से यूट्यूब या गूगल पे जाके सर्च करेंगे, आपको बहुत सा डेटा मिलेगा। भर-भर के लोगों ने बनाया है। पर मेरा बस मेन उद्देश्य ये था कि ट्रंप के इन सारे कर्मों, कांडों के पीछे का कारण क्या था, जो मैंने आपको बता दिया है। 2 पॉइंट थे, एक नोबेल पुरस्कार का और दूसरा था एप्स्टाइन फाइल का। इसी तरह कुछ न्यूज़ जो हैं वो एमपी की भी हैं। एमपी में एक्चुअली मैं इस तरह की वीडियोस बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। मेरा टॉपिक ही कोई दूसरा था। बट एमपी में लगातार आई कुछ चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सभी लोग इस पे बोल रहे हैं तो मुझे लगता है मुझे भी इस पे बोलना चाहिए। एमपी में लगातार कुछ क्राइम हुए हैं। अभी काफ़ी टाइम पहले, शायद काफ़ी टाइम नहीं, कुछ ही टाइम हुआ है, अस्पताल में कुछ 2 छोटे बच्चों को चूहों द्वारा कुतर दिया गया था। उसके बाद कफ सिरप वाला एक केस आया था जिसमें काफ़ी बच्चों की मौत हुई थी, नकली कफ सिरप के बारे में। तीसरा पॉइंट ये था, अभी नाले का गंदा पानी, एक पानी पीने की पाइपलाइन में वो पानी पाइप टूट गई थी, जिसमें वो नाले का गंदा पानी इसमें चला गया था। और उस पानी को पी के बहुत से लोग बीमार हुए, बहुत से लोग मरे, जिसमें ज़्यादातर संख्या बूढ़े और बच्चों की थी। ये सारी चीज़, पर क्राइम, ये सारी चीज़ें हो तो रही हैं, पर इसका सॉल्यूशन कहीं पे कोई नहीं है। कोई भी नेता इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। अगर कोई पूछने भी जाता है तो वो घंटा बताते हैं। मतलब उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब अंदर की आत्मा पूर्ण रूप से मर चुकी है उनकी। किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इतनी सारी शिकायतें जाती थी लोगों की तरफ से, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं दिया जाता था। फाइनली हुआ क्या? काफ़ी लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। पावर इंसान को जो है बहुत ऊपर चढ़ा देती है, पर यह भी सत्य है कि पावर हमेशा एक व्यक्ति के पास नहीं रहती। काफ़ी टाइम पहले कांग्रेस के पास थी, फिर कुछ टाइम के लिए भाजपा आई, फिर कांग्रेस आ गई और लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया। अभी भाजपा है। क्या भविष्य में फिर से सरकारें नहीं बदलेंगी? तब आप क्या करेंगे?
चीज़ें हमेशा बदलती रहेंगी, पर अगर लोग इस पे सही निर्णय नहीं लेंगे और लोगों की शिकायतों को नहीं सुनेंगे तो जनता आज नहीं तो कल आपको आपके पद से हटा देगी। तो ये काफ़ी क्राइम थे और बहुत से लोग तो इस पे बोल भी नहीं रहे हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि जितने लोग भी इस तरह की न्यूज़ कभी कुछ देखते हैं तो 2 सेकंड की आप मल्टीपल रील बनाते हैं आप 30-25-30 सेकंड की एक रील आप बना सकते हैं इस पे, क्योंकि एक विरोध जो है वो ज़रूरी है किसी भी गलत चीज़ के खिलाफ। एक आखिरी पॉइंट और है जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। अभी एक नियम लागू हुआ था यूजीसी नियम 2026 में, 2026 जनवरी की बात है। तो इसके पहले भी यह नियम लागू ही था कि अगर कोई आपको कोई भी सवर्ण व्यक्ति किसी एससी एसटी वाले व्यक्ति को कोई मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न करता है तो अपनी शिकायत कर सकते हैं, उस पर सुनवाई होगी, उस पर जांच होगी और अगर वह गलत हुआ जिसने ये आरोप लगाया है तो उसको सज़ा दी जाएगी। अगर वो सही है तो जिसने ये कुकर्म किया है उसको सज़ा दी जाएगी। साधारण सा नियम था। अभी जो एक प्रोटेक्शन था सवर्णों के लिए उसको उन्होंने हटा दिया है। अभी ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जाके उनमें जो है इल्ज़ाम लगा सकता है और आवश्यक नहीं है कि वो इल्ज़ाम सही हो या गलत हो, लेकिन हाँ, जिस पे इल्ज़ाम लग गया है उसकी तो चलो बदनामी होगी या उसका जो भी करियर है वो जाएगा ही, पर जिसने ये इल्ज़ाम लगाया है उसको कोई सज़ा नहीं होगी। मैं यूजीसी नियम के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन एक फ़िल्टर जो हमेशा हर नियम कानून में लगा रहता है जिसका लोग दुरुपयोग ना कर पाएँ, तो वह होना आवश्यक है, पर वह नहीं है। अब अगर कोई किसी पे इल्ज़ाम लगाता है तो जिस पे इल्ज़ाम लग गया उसका तो जीवन खत्म, बाद में वो चाहे बरी हो जाए उस चीज़ से, ठीक है? लेकिन अब उसको भी सज़ा नहीं मिलेगी जिसने झूठा इल्ज़ाम लगाया है। पहले ये दो तरफ़ा चीज़ें थी। इसमें ये होता था कि जो इंसान गलत इल्ज़ाम लगाने जा रहा है वह एक टाइम डरता था कि मुझे ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाने हैं, क्योंकि अगर मैं गलत साबित हुआ तो मुझे भी उसकी सज़ा मिल सकती है। पर चीज़ें पूर्ण रूप से बदल गई हैं। शायद सरकार की यह चाहत है कि शायद बहुत से लोग जो निम्न जाति के हैं उनको पूर्ण अधिकार नहीं मिल रहा है या वो डरते हैं किसी की शिकायत करने से पहले कि मान लो हम शिकायत अगर करते हैं तो कल को हम गलत हो गए या मुझे गलत प्रूफ कर दिया गया तो मुझे सज़ा मिल जाएगी उल्टा। पर यह पूर्ण रूप से सही तो नहीं है। शायद मेरी इच्छा ये है इस पे कि इस पे भी पूर्ण पहले डिस्कशन होना चाहिए अच्छे से, या कोई ऐसा फ़िल्टर ज़रूर होना चाहिए जिसका कोई भी इसका दुरुपयोग ना करे। हम यह पूर्ण रूप से जानते हैं, जब से महिलाओं के पक्ष में अधिकाधिक कानून बने हैं, तो उसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यह हम अक्सर देखते रह रहे हैं। तो यह कैसे संभव नहीं है कि इस कानून में वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। चलिए, लोग अपनी-अपनी पक्ष रख रहे हैं, देखते हैं इसका क्या समाधान आता है। तो आइए अब बात कर लेते हैं फ़िल्मों के बारे में। अभी लगातार जो मुझे लग रहा था कुछ ज़्यादा बेहतरीन फ़िल्में थी मेरी नज़र में, उनके ट्रेलर मैंने देखे तो मुझे लगा था भाई साहब कमाल की मूवी होगी। उसमें से एक मूवी थी प्रभास की, राजा साहब करके मूवी का नाम है। पर मूवी को देखने के बाद भाई मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि किसने और क्यों, क्या सोच के मूवी बनाई भाई। एकदम दो कौड़ी की वाहियात मूवी है। थोड़ा बहुत अगर आप इसको कभी बाहर भी, भले बात आप इसको ओटीटी पे भी देखना पसंद नहीं करोगे, अगर आप ओटीटी पे भी देखना चाहोगे तो आप सिर्फ प्रभास की थोड़ी बहुत जो एक्टिंग है उसके आधार पे देख पाओगे। लेकिन मूवी में प्रभास को पूरा जोकर बना दिया गया है। पहली बात तो ये, वो बंदा इतना कमाल का एक्टर है, उससे बहुत बेहतर कुछ करा सकते हैं, लेकिन नहीं, उसे उल्टी सीधी फिल्में ही पता नहीं क्यों मिल रही हैं, या पता नहीं प्रभास क्या सोच के स्क्रिप्ट को चूज़ कर रहे हैं। दो कौड़ी की मूवी है, बिल्कुल भी इंगेजिंग नहीं है। तो सीधी बात है, पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई प्रभास के बहुत तगड़े फैन हो तो जाके देख सकते हैं। अगली मूवी है राहु केतु।
पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की मूवी। फुकरे मूवी में अच्छा काम देखने के बाद ऐसा लगा था कि कुछ बेहतरीन देखने को मिलेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। मूवी ओके ओके ही है, मतलब काम चला हुई है, और आप काफ़ी बोर भी फील करेंगे, कंफर्म काफ़ी बोर फील करेंगे। पर हाँ, मूवी जो है काम चला हुआ है, इसको हॉल में देखने की जरूरत नहीं है। अगर ओटीटी में आपको कहीं से फ्री मिल रही है तो देख लीजिए, वो भी मुझे नहीं लग रहा है कि आप पूरी मूवी देखेंगे। हाँ, मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छा चूज़ किया था इन्होंने, अगर उस पर बहुत बेहतर बना सकते थे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छी खासी कहानी को गढ़ा जा सकता था, पर उन्होंने बीच बीच में इतना अ, जो है गैप दिया है, या इतना कचरा भर दिया है कि मूवी एकदम दो कौड़ी की लगती है। तो मुझे भी लगता है कि इस मूवी को भी देखना ज़रूरी है। हाँ, लेकिन इन दोनों मूवी के बाद साउथ इंडिया की ही एक ऐसी मूवी है जिसको मैंने भी देखा और मुझे बहुत अच्छी लगी, ओटीटी पे भी आ गई है। मूवी का नाम है इको, और बहुत ही कमाल की कहानी है। बहुत अच्छी तरीके से मूवी को सजाया गया है, बहुत अच्छी, बहुत ही खूबसूरत मूवी है, और उस सीन को दिखाए गए हैं नेचर के, वो काफ़ी बेहतरीन है। सस्पेंस है, थ्रिलर है, और एक्शन भी है, और थोड़ा साइकोलॉजिकल बेस भी अपना तैयार करती है मूवी। तो इस मूवी को ज़रूर देखिए, काफ़ी बेहतरीन मूवी है। एंडिंग थोड़ा आपको शॉक करेगी, और एक कहानी आपके पास छोड़ जाएगी जिस पे आप बाद में डिस्कशन कर सकते हैं। तो हाँ, इको मूवी देखने लायक है, काफ़ी अच्छी मूवी है। एक बार देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मूवी कैसी लगी।